हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। आज का जो टॉपिक है उसका नाम है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज या इन्फेक्शन। दोनों एक ही चीज़ है। ये मेनली प्रेग्नेंट वुमेन में बहुत ही ज़्यादा इनकाउंटर किया जाता है, क्योंकि ये पेरेंट्स मतलब कि मदर और फीटस दोनों को अफेक्ट करता है, इसलिए इसका ट्रीटमेंट बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन जो अफेक्ट करता है प्रेग्नेंट वुमेन को, वो कौन कौन सा है और फीटस को भी। पहला है साइफिलिस, दूसरा है गोनेरिया, तीसरा है ट्राइकोमोनियासिस, क्लैमीडिया, हेपाटाइटिस बी, HIV, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस 1-2, ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस इन्फेक्शन। इतना मेनली इसमें हमें पढ़ना है। ठीक है, कौन कौन सा? साइफिलिस, गोनोरिया, क्लैमिडियल इन्फेक्शन, हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस, चेनरॉयड, ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस, वेजिनाइटिस और ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियेंसी वायरस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं साइफिलिस। साइफिलिस टर्म सुन के ही क्या लगता है? इसका जो कॉजेटिव एजेंट होगा वो है हमारा ट्रिपोनीमा पैलिडियम। ट्रिपोनीमा पैलिडियम एक ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है जो मेनली साइफिलिस कॉज करता है। इसको हम ओब्लिगेट पैरासाइट भी कहते हैं, क्योंकि ये ह्यूमन बीइंग किसी बॉडी के अंदर भी सर्वाइव कर सकता है और बाहर भी सर्वाइव कर सकता है। ये जो हमारा ट्रिपोनीमा पैलिडियम है, इसमें स्पाइरोसिटे होते हैं। क्या होता है? स्पाइरोचिटे, जो कंटेन होता है इंडोफ्लाजिला मतलब कि प्रोटीन फिलामेंट, जो इसको स्पाइरल शेप देता है और उसके साथ साथ मूवमेंट में भी हेल्प करता है। ठीक है, ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है और ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन से फैलता है। तो किसका? तो एक्सटर्नल जेनिटैलिया के थ्रू और मौत के थ्रू। ठीक है, चलिए अब ये कैसे एंट्री करेगा? तो हल्का भी अगर वेजाइनल म्यूकोसा में क्या हो जाए, एब्रेशन छिल जाए, तो वो इसके एंट्री का एक रास्ता बन सकता है। ठीक है, या सर्वाइकल इवर्जन हो जाए, इवर्जन मतलब इरोशन हो जाए, हाइपरीमिया, ब्लड वेसल्स में क्या ज़्यादा ब्लड आ जाए, फ्राइबिलिटी मतलब क्या होता है कि कोई भी ब्रोकन हो जाए, जैसे कि बोन है, हाथ है, वो सॉफ्ट हो जाता है, ब्रोकन हो जाता है, तो उसको फ्राइबिलिटी कहते हैं। ये सब रिस्क बढ़ा देता है ट्रांसमिशन का। जो हमारा स्पाइरोसिटे है ना, वो रेप्लिकेट करता है और उसके बाद वो इंटर करता है किसके थ्रू? तो लिम्फेटिक चैनल के थ्रू विद इन एन आवर टू डे, मतलब कुछ घंटों या एक दिन में ये क्या कर लेता है, लिम्फेटिक वेसल में इंटर कर जाता है। इसका इंक्यूबेशन पीरियड कोई अगर पूछे तो होता है 3 वीक, और अगर रेंज में पूछे तो 3 से लेके 90 दिन तक। ठीक है, एवरेज क्या है? 3 वीक, याद रखिएगा। ये जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये डिपेंड करता है हॉस्ट फैक्टर पे और इनोकुलम साइज पे। अर्ली जो स्टेज होता है साइफिलिस का वो होता है प्राइमरी, सेकेंडरी, अर्ली लेटेंट साइफिलिस, जो एसोसिएटेड होता है। इसमें सबसे ज़्यादा स्पाइरोसिटी का लोड और ट्रांसमिशन लेट देखा जाता है। जो लेट फेज है उसमें ट्रांसमिशन लेट कम होता है, और क्योंकि जो इनोकुलेशन साइज है वो कम हो जाता है। क्या फीटस में भी साइफिलिस देखने को मिलेगा? हाँ, बहुत सारे रूट हैं। इसको हम कंजेनाइटल साइफिलिस भी कहते हैं। स्पाइरोसिटी क्या है? रेडियली क्रॉस कर जाता है प्लासेंटा को, इसलिए कंजेनाइटल इन्फेक्शन कॉज करता है। क्योंकि जो ये है ना, मेनली मिड प्रेगनेंसी के समय में इंटर करता है। फीटस में ऐसे कोई भी इम्यूनोलॉजिकल रिस्पॉन्स दिखाई नहीं देगा कि ये इंटर कर चुका है, लेकिन मेनली ये ट्रांसमिशन करता है प्लासेंटा के थ्रू, इसलिए इसको कहते हैं ट्रांस प्लासेंटल ट्रांसमिशन। ये मोस्ट कॉमन रूट होता है कंजेनाइटल इन्फेक्शन के लिए। तो पता कैसे चलता है कि कंजेनाइटल इन्फेक्शन हुआ है? तो उसके हाइड्रोसिफेलस दिखाई देगा, अदर कॉज देगा, ये स्पाइरोसिटे पता नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये उन वुमेन में ज़्यादा देखने को मिलता है जो सब्सटेंस एब्यूज हैं, जैसे कि क्रैक्स कोकीन यूज किए हैं
उनमें प्री नेटल केयर सही से नहीं हो रहा है और ट्रीटमेंट सही से नहीं हुआ या री इन्फेक्शन हो गया या ट्रीटमेंट फेल कर गया है। ठीक है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में मैटरनल साइफिलिस मेनली कॉज कर सकता है प्री टर्म लेबर के टाइम से पहले ही लेबर होना, प्री टर्म डेथ, फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और नियोनेटल इन्फेक्शन। इसलिए इसका क्या होना चाहिए, इलाज ज़रूरी है। ठीक है। और ये डायरेक्टली डिपेंड करता है ये स्पिरोसिटी के लोड से, ना कि ये स्टेज पे डिपेंड करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ट्रांसमिशन है वो मेनली दो तरह से होता है। ट्रांसमिशन कितने तरह से होता है, दो। एक तो एक्वायर्ड और दूसरा कंजेनाइटल। एक्वायर्ड कैसे होता है, तो टी पैलिडियम जो है ना वो इंटर करेगा बॉडी फ्लूइड के थ्रू। जैसे कि अगर ये कट हो गया है या ब्रेक हो गया है स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन में, जो अफेक्ट करता है एक्सटर्नल जेनिटेरिया या माउथ को, सेक्सुअल कंटैक्ट, ओरल हो, एनल हो, वेजाइनल हो, कंटामिनेटेड नीडल या डायरेक्ट कांटेक्ट किसी को होया हुआ है और उसको टच कर दिए, तो ये सब के कारण मेनली एक्वायर्ड साइफिलिस होता है। कंजेनाइटल साइफिलिस मेनली उनको होता है जिनके माँ को क्या है, साइफिलिस होया हुआ है। ठीक है। चलिए अब आते हैं एक्वायर्ड साइफिलिस में। इसके मेनली आपको 3 स्टेज देखने को मिलेगा, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। टर्शियरी को हम लेट साइफिलिस भी कहते हैं। अगर प्राइमरी और सेकेंडरी ट्रीट नहीं हुआ तो एक और साइफिलिस होता है जिसको हम लेट साइफिलिस कहते हैं। तो चलिए सबसे पहले प्राइमरी साइफिलिस के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर इसका कोई करैक्टरिस्टिक फीचर बोले ना तो वो होता है चैंकर। क्या, चैंकर। ये प्राइमरी साइफिलिस को हम अर्ली लोकलाइज्ड स्टेज भी कहते हैं। इसमें मेनली क्या होता है, तो इनकोलूशन साइट पे जहाँ पर ये हुआ है वहाँ पर एक कैंकर होता है। कैंकर कहने का क्या मतलब है कि वहाँ पर हल्का ये ऐसे लगेगा कि छिला हुआ है। देखिए पिक्चर में देखना चाहते तो देखिए यही है प्राइमरी साइफिलिस का फोटोग्राफ, इस तरह का दिखेगा। क्या है ये, कैंकरी है। इसमें राइज्ड फिल्म बॉर्डर और स्मूथ रेड बेस देखने को मिलेगा। ठीक है। और इसका जो ये इसके अंदर जो फ्लूइड होता है ना उसमें स्पिरोसिटी भरा हुआ होता है। ये मेनली पेनलेस होता है और इसमें नॉन सुपरेटिव लिम्फ एडिनोपैथी डेवलप्ड होता है। ठीक है। अगर इसका ये रिजॉल्व कितने दिन में हो जाएगा, तो ये रिजॉल्व हो जाता है 2 से 8 वीक में। अगर ट्रीटमेंट नहीं किए तभी ये अपने आप रिजॉल्व हो जाएगा। ऐसा ही बहुत सारा लेसन फाउंड होगा अगर उसमें HIV-1 या को इन्फेक्टेड वुमेन रहे। ठीक है। और इसका ये मेनली ये जो टिपेलिडियम है एक बार स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के आ जाने के 1 से 3 वीक बाद ही असर करता है। ठीक है। ये करता क्या है, तो जैसे कि ये ऐसा जो कैंकरी है, ये चैंकरी है, ये ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि ये जो साइफिलिस ये बैक्टीरिया है टिपेलिडियम, ये डिस्ट्रॉय कर देता है सॉफ्ट टिश्यू को और जिसके कारण ये कैंकरी का फॉर्मेशन कर देता है। ठीक है। अब ये कैंकरी बाद में स्प्रेड करेगा अदर बॉडी पार्ट में या अदर इंडिविजुअल में। ये प्राइमरी जो कैंकरी है ये कैसे ट्रांसमिट करता है, तो सेक्सुअल कांटेक्ट, फिजिकल टच, एक्सटर्नल जेनेटेरिया या हैंड या अदर बॉडी पार्ट को टच करने से। ठीक है। ये अपने आप सही हो जाता है, लेकिन अगर फ्यू मंथ में अगर नहीं हुआ तो ये बाद में लिम्फ एडिनोपैथी कर सकता है, लिम्फ में चला जाएगा, लिम्फ से ब्लड में चला जाएगा। लेकिन जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन है ना वो प्राइमरी कैंकरी में नहीं आता है। चलिए अब आते हैं सेकेंडरी साइफिलिस। सेकेंडरी साइफिलिस क्या होगा, इसमें डायग्नोसिस कहाँ होगा, हमारा जो स्पिरोसिटी है वो मेनली डिसेमिनेटेड फैल चुका होगा, जो मेरी बहुत सारे ऑर्गन को ऑलरेडी अफेक्ट कर चुका है। ठीक है। इसका मैनिफेस्टेशन देखेंगे तो कैंकरी अपीयर होने के 4 से 10 वीक के बाद होता है। कितना, 4 से 10 वीक के बाद होगा। इसमें डर्मेटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ देखने को मिलता है। डर्मेटोलॉजिकल एबनॉर्मलिटीज़ कहने का क्या मतलब है कि इसमें मेनली आपको पुस्तुलर
पुस्तुलर देखने को मिलेगा, मतलब कि ये ऐसा घाव जिसमें कि वाइट फ्लूइड भरा हुआ है। पैपुलो स्क्वामस देखने को मिलेगा, ये स्केली जैसा दिखेगा, वहाँ पर हाथ हो जाएगा। नहीं तो कॉन्डिलोमा लाता दिखेगा, कॉन्डिलोमा लाता स्मूथ वाइट पेनलेस जेनाइटल है जो मेनली एनल रीजन में या आर्मपिट में पाया जाता है। ठीक है, ये जो सेकेंडरी स्टेज है ना, इसको हम कहते हैं, दूसरा नाम है इसका डिसेमिनेटेड स्टेज। ये पूरे बॉडी में फैला होता है और ये मोस्ट इन्फेक्शियस स्टेज कहलाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें क्या क्या दिखेगा, डिफ्यूज मैकुलर रैश, प्लांटल या पार्मल टारगेट लाइक लेसन, मतलब जो लेसन होता है ना मेनली आर्म या लेग में देखने को मिलता है, और जेनाइटल एरिया में। अगर आर्म रहेगा तो पाल्म में, लेग रहेगा तो सोल में, और नहीं तो जेनाइटल एरिया में देखने को मिलेगा। ठीक है, पैची एलोपेसिया देखने को मिलेगा, म्यूकस पैसी देखने को मिलेगा, कॉन्डिलोमाटा भी देखने को मिलेगा। ये क्या होता है, फ्लेश कलर पैप्यूल से नोड्यूल्स होते हैं जो फाउंड होते हैं पेरिनियम में या पेरिएनल एरिया में। ठीक है, कुछ वुमेन जिनको सेकेंडरी साइफिलिस होया हुआ है उनमें कुछ सिम्टम देखने को मिलते हैं, फीवर, मलेस, एनोलेक्सिया, हेडेक, मैल्गिया और अल्ट्रालजिया देखने को मिलता है। इसमें और भी क्या देखने को मिल सकता है, 1 से 2% लोगों में एसेप्टिक मेनिंजाइटिस, हेपेटाइटिस, नेफ्रोपैथी, ऑकुलर चेंजेज और एंटीरियर अल्ट्राइटिस देखने को भी मिल सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो रैश होगा ना, मैकुलोपैपुलर रैश, वो नन ईची होंगे, मतलब कि स्मॉल बम्प्स होगा, फ्लैट होगा और राइज होगा। ये जो इन्फेक्शन है ये मेनली रिजॉल्व हो जाता है वीक से मंथ में। ठीक है, लैटेंट साइफिलिस मेनली जब प्राइमरी और सेकेंडरी साइफिलिस ट्रीट नहीं होता है तब ये लैटेंट साइफिलिस होता है। इसमें क्या है, जो क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है वो रिजॉल्व हो गया है, लेकिन जब सीरोलॉजिकल टेस्टिंग करेंगे तो वो रिएक्टिव मिलेगा। ये 2 तरह का होता है, एक होगा अर्ली और दूसरा होता है लेट। अर्ली फेज और लेट फेज कहने का क्या मतलब है, अर्ली फेज इन्फेक्शन होने के विदिन ए ईयर, मतलब 1 साल से अंदर ही फिर से इन्फेक्शन हो जाना, क्योंकि ये जो एस्पिलोसिटे है वो सर्कुलेट करते रहता है ब्लड में ही। एक होता है लेट फेज, इन्फेक्शन होने के 1 साल के बाद होना, क्योंकि ये जो स्पिरोसिटे है वो स्टे हो जाता है किसी ऑर्गन या टिश्यू में। वही लिखा हुआ है यहाँ पर, क्या है, अर्ली, ये विदिन 12 मंथ होता है। डायग्नोसिस अगर 12 मंथ के बाद हो तो क्या होता है, लेट फेज। ठीक है, टर्शियरी या लेट साइफिलिस, टर्शियरी या लेट साइफिलिस को में क्या देखने को मिलता है, इसमें मेनली ये स्लो प्रोग्रेसिव डिजीज है जो अफेक्ट करता है अदर ऑर्गन को। ठीक है, बट ये रियली सीन हुआ है रिप्रोडक्टिव एज वुमेन में, ये होता है लेकिन रिप्रोडक्टिव एज वुमेन में कम देखने को मिलता है। ये होता क्या है, क्यों है, तो ये होता है मेनली टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन के कारण। ठीक है, इसमें क्या होता है, इम्यून रिस्पॉन्स करता है स्पिरोसिटे के अगेंस्ट, जिसके कारण टी सेल क्या करेगा, मैक्रोफेज रिलीज करेगा। मैक्रोफेज में क्या क्या होता है, ट्यूमर नेक्रोसिस फैक्टर, IL-1, IL-6, जिसके कारण स्वेलिंग, इदीमा, रेडनेस, वार्मथ और फीवर होगा। प्लाज्मा सेल क्या करता है, तो प्लाज्मा सेल एंटीबॉडी बनाता है स्पिरोसिटे के अगेंस्ट। अब इसमें मेरे लिए बहुत सारे डायग्नोसिस कर सकते हैं, मैंने जितना भी ट्रिपोनोमा है उसका अगर डायग्नोसिस करना है तो हम कौन सा एंटीजन देखते हैं, तो ग्रुप स्पेसिफिक एंटीजन देखते हैं। लेकिन सिर्फ टी पैलिडियम के लिए देखना है तो स्पीसीज स्पेसिफिक एंटीजन देखेंगे। और अगर ये जो स्पिरोसिटे है हमारे सेल के अंदर है तो हम देखेंगे कार्डियोलिपिन। ठीक है, अब आपको इसमें ग्रेनुलोमैटस लेसन भी देखने को मिलेगा, जिसको हम कहते हैं गुमा।
ठीक है। अब ये गुमा कैसे होगा, तो मेनली जब हमारा बी सेल और एस्पिरोसिट एक दूसरे से फाइटिंग करते रहता है तो उसके चारों तरफ डेवलप्ड हो जाता है फाइब्रोब्लास्ट, जिसके कारण बीच में क्या होता है, ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, जिसके कारण कोगुलेटिव नेक्रोसिस देखने को मिलता है। ठीक है। टर्शियरी साइफिलिस में कौन कौन सा ऑर्गन डैमेज होता है, इसमें मेनली कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, इसलिए इसको कहते हैं कार्डियोवैस्कुलर साइफिलिस। और कौन सा होता है, तो ब्रेन, इसलिए इसको कहते हैं न्यूरोसाइफिलिस। और कौन सा, लीवर, जॉइंट और टेस्टिस, इतने ऑर्गन मेनली अफेक्ट होते हैं। ठीक है। सबसे पहले डिस्कशन करते हैं कार्डियोवैस्कुलर साइफिलिस के बारे में। अब जो मेनली कार्डियोवैस्कुलर साइफिलिस है, इसमें जो मेन कैरेक्टरिस्टिक देखने को मिलता है उसको कहते हैं इंड आर्टेरियाइटिस। इसमें क्या होता है, जैसे कि ब्लड वेसल, जो लार्ज ब्लड वेसल होते हैं ना, उसके वॉल को जो ब्लड वेसल सप्लाई करता है उसको में क्या हो जाता है, इन्फ्लामेशन। और कौन सा, अगर ये जो नेटवर्क होता है स्मॉल ब्लड वेसल का, जो लार्ज ब्लड वेसल के वॉल को क्या करता है, ब्लड सप्लाई करता है, उसको हम कहते हैं वासा वैसोरम। तो हम कह सकते हैं क्या हो रहा है, इन आर्थराइटिस में भाषा वैसोरम में इन्फ्लामेशन हो रहा है। मेनली भाषा वैसोरम कहाँ पे होता है, अरोता में, तो इसके कारण अरोटाइटिस हो जाएगा और इसके कारण एरोटिक एनीरिज्म देखने को मिलता है। अब देखते हैं न्यूरोसाइफिलिस। जब साइफिलिस कहाँ पे अफेक्ट करे, ब्रेन में अफेक्ट करे, तो ये मेनली पोस्टीरियर स्पाइनल कोड को अफेक्ट करता है। पोस्टीरियर स्पाइनल कोड में ये कहाँ पर अफेक्ट करता है, तो टेविस डोर्सालिस, कहाँ पर, टेविस डोर्सालिस, जो मेनली कहाँ पे पाया जाता है, स्पाइनल कोड के बैक में पाया जाता है। इसके कारण लॉस ऑफ वाइब्रेशन सेंस होता है और लॉस ऑफ पोजीशन सेंस, मतलब कि प्रियोसेप्शन, मतलब कि वाइब्रेशन सेंस, जैसे कहीं वाइब्रेट कर रहा है तो पर्सन को पता नहीं चलेगा या कहाँ पर है ये नहीं पता चलेगा। ठीक है। अगर ये एंटीरियर स्पाइनल कोड को अफेक्ट किया है तो उसमें जेनरल पैरेसिस देखने को मिलेगा। क्या, जेनरल PARESIS पैरेसिस। इसमें पर्सन को सेंसेशन का लॉस हो जाएगा, वीकनेस हो जाएगा, पैरालिसिस देखने को मिलेगा। मेनली कौन सा पार्ट, तो लेग वाला पार्ट। ठीक है। इसमें और भी क्या क्या सिम्टम आ सकते हैं, तो स्पीच स्लर हो जाएगा, जैसे लड़खड़ा के बोलते हैं, बिहेवियर चेंज हो जाएंगे, मेमोरी लॉस देखने को मिलेगा। उसके बाद जो मसल कॉन्ट्रैक्ट मूवमेंट हो रहा है उसमें डिफ़िकल्टी हो जाएगी, पैरालिसिस देखने को मिलता है। यह हमारे आई को भी इफ़ेक्ट करता है। आई में क्या हो जाएगा, जो लाइट रिफ्लेक्स होता है वो लॉस हो जाएगा, लेकिन एकोमोडेशन रिफ्लेक्स ये नहीं होगा लॉस। इसका क्या मतलब है कि पर्सन है जो अगर बहुत लाइट मिलेगा तो भी कंस्ट्रिक्ट नहीं करेगा। तो इसको हम कौन सा पीपल कहते हैं, इसको हम कहते हैं आर्गिल, ARGYLL, आर्गिल रोबर्टसन पीपल, जिसमें क्या है कि पीपल जो लाइट रिफ्लेक्स में कंस्ट्रिक्ट करने का पावर होता है उसको लॉस कर देता है, लेकिन एकोमोडेशन रिफ्लेक्स रहता है। ठीक है। अब आते हैं कंजेनाइटल साइफिलिस में। कंजेनाइटल साइफिलिस में क्या होता है, फीतल को साइफिलिस डेवलप्ड हो जाता है। ठीक है। इसमें ये मेनली 18 वीक से पहले ना के बराबर होता है, अनकॉमन है। ये 18 वीक के बाद मेनली देखने को मिलता है और ये प्रोग्रेसिव होता है। इसमें फीतल हेपेटिक एब्नॉर्मलिटीज देखने को मिलेगा, उसके साथ साथ एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, एस्काइट्स और हाइड्रोप्स देखने को मिलता है। इसमें मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या है, तो स्टिल बर्थ, जन्म लेते ही मर जाना या मरा हुआ बच्चा जन्म लेना। इसमें भी आप है ना कोजेनाइटल साइफिलिस में दो चीज़ पढ़िएगा, एक होता है अर्ली डिजीज और एक होता है लेट डिजीज। अर्ली डिजीज में क्या होता है कि
जो इन्फेक्शन हो रहा है वो फर्स्ट 2 ईयर्स में हो रहा है, और लेट डिजीज़ में क्या होता है कि 2 साल के बाद हो रहा है। ठीक है, इसमें जो अर्ली डिजीज है इसमें सिम्टम क्या क्या दिखेगा, तो वही मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन जो है स्टिल बर्थ, बूम में ही मर जाना। और कैसे पता चलेगा कि कंजेनाइटल साइफिलिस है, तो पाल्म और जो हमारा पैर का सोल है इसमें मैकुलोपैपुलर रैश देखने को मिलता है। उसके साथ साथ ऑप्टिक न्यूराइटिस भी देखने को मिलता है, स्नफल्स मतलब कि एस्पिरोचित्ते देखेंगे। ठीक है, लीवर डैमेज होगा, स्प्लीन डैमेज होगा, और इसी को कहते हैं हेपेटोस्प्लिनोमेगैली। लेट फेज में क्या देखने को मिलेगा, तो लेट फेज में देखने को मिलेगा सैडल नोज, नोज का जो बोन होगा वो ब्रेक होया हुआ रहेगा। उसके बाद सेवर साइन, क्या SAVER, सेवर सीन्स, इसमें क्या होता है जो लेग वाला पाथ होता है ना, ये जो लेग वाला पाथ होता है इसमें जो बोन है इस तरह ना होके इस तरह से हो जाते हैं। ठीक है, और जो टीथ दिखेगा वो कैसा दिखेगा, हुत चिन सन टीथ, वो खुदरा नहीं देखते हैं टीथ में किस तरह से होता है, इस तरह से होता है प्यारा सा, लेकिन इन बच्चों में क्या देखने को मिलेगा, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह का टीथ देखने को मिलेगा। और हियरिंग लॉस भी होता है। तो कोजेनाइटल साइफिलिस में 2 तरह से जा सकता है, एक तो प्लासेंटा के थ्रू जाएगा जिसको ट्रांसप्लासेंटल ट्रांसमिशन कहते हैं, और एक जब बर्थ बेबी लेते रहता है ना डिलीवरी के टाइम में जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब ये जो न्यू बॉर्न है उनमें जॉन्डिस देखने को मिलेगा, उसके साथ पेटेसी भी होंगे, लिम्फेडिनोपैथी, राइनाइटिस, निमोनिया, मायोकार्डाइटिस, नेफ्राइटिस और लॉन्ग बोन इन्वॉल्वमेंट भी दिखेगा। अब सिर्फ इसमें इन्फेक्शन में कैसे पता चलेगा, प्लासेंटा जो है वो लार्ज हो जाता है और उसका कलर कैसा हो जाएगा, पेल हो जाएगा। जो विलाई है वो अपना कैरेक्टरिस्टिक क्या कर देता है, लॉस कर देता है और थिक हो जाता है। एस्पिरोसिटी डिटेक्ट हो जाता है ऑलमोस्ट 90% बाय यूजिंग सिल्वर एंड इम्यूनोफ्लोरेसेंस स्टेनिंग। डायग्नोसिस में सीरोलॉजिक टेस्टिंग परफॉर्म किया जाता है 3rd ट्राइमेस्टर में, और अगेन दोबारा डिलीवरी के टाइम। ट्रिपोनेमा पैलिडियम जो है वो कल्चर नहीं होता है, तो इसका डेफिनेट डायग्नोसिस कब किया जाता है, तो अर्ली स्टेज लेसन में। किसके द्वारा, तो डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के द्वारा। याद रखिएगा, अर्ली फील्ड स्टेज कहने का क्या मतलब है कि जब कैंकरी होता है ना, कौन, चैंक्रीज, ये जब आता है उसी समय हम एस्पिरोसिटी को आइडेंटिफाई करते हैं डार्क फील्ड माइक्रोस्कोपी के द्वारा। इसमें जो बैकग्राउंड होता है वो ब्लैक होता है और जो एस्पिरोसिटी होता है वो लाइट अप हो जाता है, मतलब कि दिखने लगता है। अब हम कंफर्म कैसे करते हैं, तो सेरोलॉजिक टेस्ट के द्वारा हम कंफर्म करते हैं। ठीक है, इसमें डायरेक्ट इम्यूनोफ्लोरोसेंट एंटीबॉडी स्टेनिंग होता है, किस लिए, तो लेसन को एक्सक्यूट करके ये करते हैं और ये हमारा कंफर्मेशन करता है। अगर पेशेंट एसिम्प्टोमेटिक है तो स्क्रीनिंग पर्पस किया जाता है सेरोलॉजिकल टेस्ट यूज करके। अब ये सेरोलॉजिकल टेस्ट 2 तरह का होता है। पहला नॉन ट्रिपोनेमल टेस्टिंग, जिसमें आता है क्या है, नॉन ट्रिपोनेमल टेस्टिंग, जिसमें क्या आएगा, तो VDRL आएगा, जिसको कहते हैं वेनेरियल डिजीज रिसर्च लेबोरेटरी टेस्ट। और दूसरा क्या आएगा, RPR रैपिड प्लाज्मा रेगिन। ठीक है, ये जो टेस्ट है ये क्वांटिफाइड करता है, ये मैंने क्वांटिटी बताता है कि कितना है, और एक्सप्रेस होता है टीटर में। टीटर में ये बताता है कि जैसे कि कोई सॉल्यूशन है तो उसमें कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है, उसे यहाँ जैसे कि ब्लड है तो ब्लड में कितना स्पिरोसिटी प्रेजेंट है ये बताता है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टीटर। क्यों टीटर करेंगे, क्योंकि ये बताता है डिजीज़ की एक्टिविटी का, ये इंक्रीज कर रहा है कि नहीं। ठीक है, अर्ली साइफिलिस में जितना ये रहता है उसका 1:32 पार्ट इंक्रीज कर जाता है ये सेकेंडरी साइफिलिस में। ठीक है, यहाँ तक समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। फिर से समझ लीजिए, 2 तरह का टेस्ट इसमें होता है। एक होता है जो सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट कहते हैं होता है, जिसको हम कहते हैं नॉन ट्रिपोनेमल टेस्ट, जिसमें RPR
और VDRL पढ़े हैं। ठीक है। प्राइमरी में क्या होता है, प्राइमरी से सेकेंडरी सिफिलिस में इसका जो नंबर है 1:32 टाइम्स ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि हम प्राइमरी और सेकेंडरी सिफिलिस का ट्रीटमेंट किए, तो सेरोलॉजिक टेस्टिंग में ये मेनली 3 से 6 मंथ में 4 टाइम्स ड्रॉप दिखाता है तीतर में। लेकिन अगर ये री इन्फेक्शन हुआ है या ट्रीटमेंट फेल हुआ है तो ये डिक्लाइन लैग कर सकता है। अदर टाइप ऑफ टेस्टिंग क्या है, तो ट्रिपोनेमा स्पेसिफिक टेस्टिंग। क्या, ट्रिपोनेमा स्पेसिफिक टेस्टिंग, इसमें क्या क्या आता है, फ्लोरोसेंट, यहाँ पे लिखा हुआ ट्रिपोनेमा स्पेसिफिक टेस्टिंग, ट्रिपोनेमा स्पेसिफिक टेस्टिंग, इसमें आता है फ्लोरोसेंट ट्रिपोनेमल एंटीबॉडी एब्जॉर्प्शन टेस्ट, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में FTA-ABS कहते हैं। ठीक है। और इसमें एक और होता है जिसको हम कहते हैं TPPA, जिसको कहा जाता है ट्रिपोनेमा पैलिडियम पैसिव पार्टिकल एग्लूटिनेशन। और कौन सा है, तो MHA-TP माइक्रो हेमाग्लूटिनेशन ऐसे फॉर एंटीबॉडीज। ठीक है। तो इतने ट्रिपोनेमा स्पेसिफिक में किए जाते हैं। कौन कौन सा, FTA-ABS, दूसरा MHA-TP और TPPA टेस्ट किया जाता है। ठीक है। अब देखें, ये मेनली क्या करता है, जो ट्रिपोनेमा टेस्ट है ये डिटेक्ट करता है एंटीबॉडी को जो जिसमें ज़्यादा टी पैलिडियम प्रेजेंट होता है। ठीक है। और जो हमारा ये नन ट्रिपोनेमल टेस्ट था वो क्या करता था, वो रेगिन को, जो रेगिन एंटीबॉडी है ना, उसको डिटेक्ट करता था, जिसको हम एंटी कार्डियोलिपिन भी कहते हैं। तो ये तो अदर डिजीज़ के कारण भी हो सकता है, इसलिए वो ज़्यादा स्क्रीनिंग है, लेकिन ये कंफर्मेशन टेस्ट है जो स्पेसिफिक ट्रिपोनेमा को क्या करता है, डिटेक्ट करता है। ठीक है। अब ये जो सेरोलॉजिक टेस्ट है इसका लिमिटेशन है, जैसे कि ये फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट भी दे सकता है, तो इसलिए जो नन ट्रिपोनेमल टेस्ट है वो यूज होता है स्क्रीनिंग के लिए। एक बार जब कंफर्म हो जाता है तब स्पेसिफिक ट्रिपोनेमल टेस्ट होता है, ताकि ये फॉल्स पॉजिटिव तो नहीं शो कर रहा है, इसको कंफर्मेशन के लिए। ठीक है। जो रेपिड सिफिलिस टेस्टिंग है उसको पॉइंट ऑफ केयर डायग्नोसिस भी कहा जाता है। ये मेनली लिमिटेड होता है प्रीनेटल केयर में। ट्रिपोनेमल इम्यूनोक्रोमेटोग्राफिक स्ट्रिप जो होता है, जिसको ICS टेस्ट या इंजाइम इम्यूनोएसिड टेस्ट कहते हैं, ये मेनली स्क्रीन और कंफर्मेटरी टेस्टिंग के लिए यूज होता है। प्रीनेटल ये किसके लिए बता रहे हैं, तो यहाँ पर से स्टार्ट हो रहा है कंजेनाइटल के लिए, और जो पहले बताया है वो ओवरऑल के लिए था। जो प्रीनेटल डायग्नोसिस करते हैं कोजेनाइटल सिफिलिस का, वो डिफ़िकल्ट होता है डायग्नोसिस में। क्यों, क्योंकि इसमें जो फीटस है, इन्फेक्टेड फीटस, वो सोनोग्राफी में नॉर्मल आता है। कैसा आता है, नॉर्मल आता है। ठीक है। लेकिन कुछ फाइंडिंग है ना जो सजेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोफिथैलिस होना, एस्काइड्स, हेपेटोमीगैली, प्लासेंटा का थिक होना, मिडिसेल्युलर आर्टरी डॉपलर का एलिवेटेड हो जाना, फिर हाइड्राइम्यून देखना, ये सब सजेस्ट करता है कि इन्फेक्शन हुआ है। ठीक है। PCR टेस्ट से हम ये डायग्नोसिस करते हैं टी पैलिडियम का। कैसे, तो एमनियोटिक फ्लूइड का निकाल के उसमें से PCR टेस्ट करवाते हैं। और भी क्या कर सकते हैं फीटल सिफिलिस के लिए, तो फीटल सिफिलिस जो ट्रिपोनेमा पैलिडियम है वो मेनली 40% पाया गया है बिफोर 20 वीक। ठीक है। जो फीटल सिफिलिस है वो वेरीफाई होता है एमनियोटिक फ्लूइड डार्क फील्ड एग्जामिनेशन के द्वारा या रैबिट इन्फेक्टिंग टेस्टिंग के द्वारा, यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है। इन दोनों के द्वारा ये कंफर्म होता है, सॉरी। ठीक है। और भी कैसे हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, तफूनी पंक्चर या एमनियोसेंटेसिस के द्वारा। अब आते हैं हम ट्रीटमेंट में। अगर ऐसे ट्रीटमेंट की बात करें तो पेनिसिलिन, पेरेंटल पेनिसिलिन जी मेनली प्रीफर किया जाता है ऑल द स्टेजेज ऑफ सिफिलिस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि ये जो पेनिसिलिन है जी है वो सेफ होता है प्रेगनेंसी के
टाइम में। और जो फर्स्ट डोज दिए हैं उसके बाद अगर सेकेंड डोज देना है तो फर्स्ट वीक का मतलब 1 वीक का इंटरवल रखना पड़ेगा, ठीक है। और जिनको ये प्रेग्नेंट नहीं है उनमें हम टेट्रासाइक्लिन और डॉक्सीसाइक्लिन भी दे सकते हैं। टेट्रासाइक्लिन जिसमें डॉक्सीसाइक्लिन इंक्लूडेड होता है वो मेनली प्रेग्नेंट वुमेन को रिकमेंडेड नहीं होता है क्योंकि इसका टॉक्सिक इफेक्ट है, जैसे कि येलो ब्राउन डिस्कलरेशन ऑफ फीटल टीथ। अगर किसी को पेनिसिलिन से एलर्जी है तो क्या किया जाएगा? किसी को अगर पेनिसिलिन से एलर्जी है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ओरल स्टेप वाइज पेनिसिलिन डोज चैलेंज देंगे, स्किन टेस्टिंग परफॉर्म करेंगे जिसमें हम ये कंफर्म करेंगे कि रिस्क ऑफ इम्यूनोग्लोबिन ई IgE मेडिएटेड एनाफिलैक्सिस तो नहीं है, ठीक है। अगर कंफर्म हो गया तो पहले हम पेनिसिलिन को डिसैनिटाइज करेंगे और उसके बाद इसको रिकमेंडेड करेंगे, ठीक है। जो वुमेन में प्राइमरी साइफिलिस होया हुआ है और सेकेंडरी इन्फेक्शन होने वाला है उसमें हम पेनिसिलिन ट्रीटमेंट करते हैं, जिसके जो मेनली कौन से रिएक्शन से एस्पिरोसिटे को मारता है, तो एक रिएक्शन है जिसका नाम है जेरिस हर्कसेमल रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें जो एंटीजन होते हैं उसका इसमें जो एस्पिरोसिटी है वो मर जाता है, जिसके कारण लॉट ऑफ एंटीजन सेक्रिएट होते हैं और ये इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप कर देता है, जिसके कारण फीवर, स्वेटिंग और मसल और जॉइंट पेन देखने को मिलता है जो कुछ घंटों से लेकर कुछ दिन तक रहता है, ठीक है। जो सभी वुमेन जिसको साइफिलिस है उनको HIV का टेस्टिंग करने को कहा जाता है। ये रिकमेंडेड ट्रीटमेंट होता है प्रेग्नेंट वुमेन को साइफिलिस के लिए। अर्ली साइफिलिस में हम बेंजाथिन पेनिसिलिन जे देते हैं 2.4 मिलियन यूनिट इंट्रामस्कुलरी सिंगल इंजेक्शन में देते हैं। अगर सेकेंड डोज है तो वो 1 वीक के बाद देंगे। मोर देन 1 ड्यूरेशन हो गया है तो पेनिसिलिन बेंजाथिन पेनिसिलिन जी देंगे 2.5 मिलियन यूनिट इंट्रामस्कुलरी वीकली कितना, तो 3 डोज। न्यूरोसाइफिलिस के लिए हम क्या देंगे, तो एक्वस क्लिस्टेलाइन पेनिसिलिन जी देंगे 3 से 4 मिलियन यूनिट इंट्रावेनियसली एवरी 4 आवर फॉर 10 to 14 डेज, या एक्वस प्रोकेन पेनिसिलिन 2.4 मिलियन यूनिट इंट्रामस्कुलरी डेली प्लस और क्या देंगे, प्रोविनिसिड 500 mg देंगे ओरली 4 टाइम्स डेली, और दोनों कितना देंगे 10 से 14 दिन के लिए देंगे। प्राइमरी सेकेंडरी और जो लेटेंट साइफिलिस होता है ना वो लेस देन 1 ड्यूरेशन के लिए होता है। लेट साइफिलिस जो होता है वो मोर देन 1 ड्यूरेशन के लिए होता है, जिसको हम टस्सेली साइफिलिस भी कहते हैं। कुछ लोग रिकमेंडेड करते हैं बेंजाथिन पेनिसिलिन 2.4 मिलियन यूनिट इंट्रामस्कुलरी आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ न्यूरोसाइफिलिस ट्रीटमेंट रेगिमेन, ठीक है। अब आते हैं गोनोरिया। गोनोरिया मेनली आता है एन गोनोरिया से। अब एन गोनोरिया का फुल फॉर्म क्या होता है, नीसेरिया गोनोरिया। इसका मतलब क्या होता है कि नीसेरिया गोनोरिया आया कहाँ से। नीसेरिया एक साइंटिस्ट थे जो गोनोरिया को खोजे थे, उनका नाम था नीसर एल्बर्ट। तो नीसर से ही ये नीसेरिया आया। गोनोरिया, गोनोज मतलब होता है सीड और ओरियाज मतलब होता है फ्लो, मतलब कि फ्लो ऑफ सीड को हम क्या कहें, गोनोरिया कहें। इसका अगर दूसरा मतलब देखें तो होता है पिनाइल पुरुलेंट डिस्चार्ज, जो रिलेटेड होता है मेल के सेमन में। ये ज़्यादा कॉमन देखा जाता है मेल में, ठीक है। ये जो गोनोरिया है ये ग्राम नेगेटिव ओवल बैक्टीरियम है और इसके कारण जो इन्फेक्शन होता है उसको कहते हैं गोनोरिया, ठीक है। अब थोड़ा इसके माइक्रोब के एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में जानते हैं। गोनोरिया क्या है, ग्राम नेगेटिव नन मोटाइल नन स्पोर फॉर्मिंग है। ये ऑब्लिगेट एरोब्स है, मतलब इसको जीने के लिए ऑक्सीजन चाहिए। ये 2 तरह का एंजाइम रिलीज कर सकता है, कैटालेज और ऑक्सीडेज, इसलिए कैटालेज पॉजिटिव और ऑक्सीडेज पॉजिटिव है। अब आते हैं इसके कल्चर में। ये बाकियों की तरह कल्चर
में नहीं ये बैक्टीरिया ग्राम स्टेन कल्चर में नहीं हो सकता, क्योंकि इसका जो लेयर होता है ना वो बहुत ही थीन होता है। कौन सा लेयर? तो पेप्टिडो ग्लाइकन लेयर जो होता है वो बहुत थीन होता है, इसलिए ग्राम स्टेन में जो कल्चर किया जाता है पर्पल कलर से वो ये इसमें नहीं हो पाता है। ठीक है, तो फिर हम कैसे करते हैं? तो हम पिंक डाई यूज करते हैं, जिसको हम कहते हैं सैफरानीन डाई। ठीक है, ये जो हमारा गोनोरिया है ये डिप्लोकोकस है। अब देखते हैं कि ये कल्चर कहाँ होता है। तो ये कल्चर होता है मेनली अगर में। कौन सा अगर? तो थायर मार्टिन अगर में। ये इसका कलर की बात करें तो इसका कलर होता है चॉकलेट कलर। जो अगर अदर सेंस में बात करें तो जो सीप होता है ना उसके ब्लड के कलर की तरह होता है। इसमें और भी कोई बैक्टीरिया या फंगाई ग्रो ना कर जाए इसलिए हम क्या देते हैं? एंटी माइक्रोबियल देते हैं, जो जैसे कि वैंकोमाइसिन और नियास्टीन, जो अदर बैक्टीरिया और फंगाई के ग्रोथ को रोकता है और सिर्फ इन गोनेरिया को ग्रोथ होता है। इस तरह से हम अलग कर देते हैं ताकि सिर्फ इन गोनोरिया ही कल्चर हो। अब इन गोनोरिया की तरह ही सेम कैरेक्टरिस्टिक आपको देखने को मिलेगा इन मेनिनजाइटिस का। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये इन गोनोरिया कल्चर हुआ है या इन मेनिनजाइटिस कल्चर हुआ है? तो इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम करते हैं माल्टोज फर्मेंटेशन टेस्ट। ठीक है, इसमें हम ये ऐसा क्यों करते हैं? जो हमारा गोनोरिया है वो माल्टोज का फॉर्मेशन नहीं कर पाता, लेकिन जो एन मेनिनजाइटिस है वो माल्टोज का फॉर्मेशन कर पाता है। तो इस तरह से हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। तो इसके लिए हम एक स्टेराइल ट्यूब लेते हैं जो जिसमें क्या होता है? फिनॉल रेड माल्टोज माल्टोज ब्रोथ। ठीक है, अब इसमें हम डालते हैं एन गोनोरिया। तो जब एन गोनोरिया हम इसमें डालेंगे ना तो ये सेम का सेम रह जाएगा। क्या हो जाएगा? सेम का सेम, रेड ही रह जाएगा। लेकिन जब हम डालेंगे इन मेनिनजाइटिस तो क्या होगा? तो इन मेनिनजाइटिस डालने पे ये येलो ये रेड से हो जाएगा येलो। क्यों? माल्टोज के कारण, फर्मेंटेशन जो बाई प्रोडक्ट होता है उसके कारण। तो हम इस तरह से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अगर येलो रह गया, येलो हो गया तो वो हो जाएगा एन मेनिनजाइटिस, और अगर रेड का रेड रह गया तो वो हो जाएगा इन गोनोरिया। तो हम डिफ्रेंशिएट करने के लिए अब तो कर लिए कि अब कंफर्म हो गया कि ये इन गोनोरिया है। तो अब इन गोनोरिया कैसे हमारे इम्यून सिस्टम से फाइट करता है, कैसे उससे हम बच सकते हैं, ये देखते हैं। इन गोनोरिया इसमें कोई भी इनकैप्सुलेशन नहीं होता है, कोई भी पॉलीसैकेराइड कैप्सूल नहीं होता है। तो ये अपने आप को बचाता कैसे है? तो अदर विरुलेंस फैक्टर से, जैसे कि ये जो हॉस्ट सेल है उसको अटैक करके डिस्ट्रॉय करता है, इम्यून सिस्टम को बर्बाद कर देता है। तो ये सब करता कैसे है? तो सबसे पहले ये जानते हैं कि ये हॉस्ट सेल से अटैच कैसे होता है। ये हॉस्ट सेल से अटैच होता है पिल्ली के माध्यम से। किसके? PILLI, पिल्ली के माध्यम से। अब ये पिल्ली क्या है? तो सबसे पहले आप जब गोनोरिया को देखिएगा तो उसके ऊपर एक इस तरह का स्ट्रक्चर निकला हुआ रहेगा, इसी को हम पिल्ली कहते हैं। पिल्ली अटैच करने में हेल्प करता है इन गोनोरिया को होस्ट सेल से। और दूसरा क्या काम है? ये जैसे कि एक गोनोरिया दूसरे गोनोरिया एक दूसरे से इस तरह से इसी के थ्रू अटैच होते हैं, जिसको हम कहते हैं कंजुगेशन पिलस। अब ये जो कंजुगेशन पिलस है ये किसमें क्या होता है? तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन होता है, इसमें बहुत सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होते हैं। ठीक है, अब देखिए ये जो पिल्ली है इसमें बहुत सारे क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीजेनिक प्रोटीन।
और ये एंटीजेनिक प्रोटीन बहुत सारे प्रेजेंट होने के कारण कहने का क्या मतलब है कि जैसे कि एक बार गोनोरिया आपके शरीर में आया, हमारा इम्यून सिस्टम उस पर अटैक किया, स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाया, ठीक है, और उसको याद रख लिया। अगले बार गोनोरिया आएगा तो हमारा एंटीबॉडी हमारा इम्यून सिस्टम क्या करेगा, उसको याद रहेगा, उसको मार देगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये जो है ना अपना एंटीजन ही चेंज करते रहता है, जिसके कारण मान लीजिए हमारा इम्यून सिस्टम एक बार गोनोरिया को मार दिया तो अगर वो दोबारा उसके लिए एंटीबॉडी बना लिया, लेकिन जब दोबारा गोनोरिया आया तो उसका एंटीजन ही चेंज रहा, तो वो एंटीबॉडी क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे इम्यून सिस्टम को बहुत इफ़ेक्ट करना पड़ता है, क्योंकि इसके फेज जो है वो वेरी करते रहते हैं। इसलिए इसके लिए कोई भी इफ़ेक्टिव वैक्सीन नहीं आया, क्योंकि ये अपना एंटीजन ही चेंज करते रहता है। अगर हमारा शरीर एंटीबॉडी कब तैयार करता है, उसको पता है ये एंटीजन आएगा, तो हमारा ये इम्यून सिस्टम उसको याद कर लेता है कि इस एंटीजन के अगेंस्ट में ये एंटीबॉडी देना है। लेकिन यहाँ तो एंटीजन ही चेंज होकर आ रहा है, तो एंटीबॉडी कैसे देंगे। और हमारा एनगोनेरिया कैसे वर्क करता है, तो जो हमारा एनगोनेरिया है वो रिलीज करता है टॉक्सिन। ये टॉक्सिन मेनली कौन सा होता है, तो IgA प्रोटीएज। IgA प्रोटीएज मेनली है क्या, तो ये टॉक्सिक प्रोटीन है जो डिस्ट्रॉय करता है IgA को। अब IgA क्या है, तो ये इम्यून सिस्टम प्रोटीन है जो मेनली रिकॉग्नाइज करता है कि ये बैक्टीरिया है हमारे शरीर में। ठीक है, तो इसको कहते हैं ओपोनाइजिंग इन्वेडिंग बैक्टीरिया। ओपोनाइजिंग इन्वेडिंग बैक्टीरिया कहने का क्या मतलब है कि ये रिकॉग्नाइज करता है कि अदर बैक्टीरिया हमारे शरीर में इंटर किया है। तो हमारा जो एनगोनोरिया है वो तो क्या करता है, इसको न्यूट्रलाइज कर देता है। तो जो हमारा फर्स्ट डिफेंस हुआ रिकॉग्नाइज का, वो क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा। लेकिन वो सारे IgA को नहीं न्यूट्रलाइज कर पाता है, तो इसके कारण क्या होता है, वहाँ पर हमारा मैक्रोफेज आता है। मैक्रोफेज क्या करता है, उसको इंगल्फ कर जाता है। तो हमारा मैक्रोफेज के अंदर क्या हो जाएगा, ये फेजोजोम के अंदर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको ये भी पता है एनगोनेरिया क्या करता है, कैटालेज रिलीज करता है। अब ये फेगोजोम में होता क्या है, फेगोजोम H2O2 स्पीसीज रिलीज करता है, ताकि वो क्या कर सके, ये जो एनगोनेरिया है उसको मार सके। अब क्या है, एनगोनेरिया के पास तो कैटालेज है, वो क्या करता है, H2O2 को ब्रेक कर देता है। अब H2O को ब्रेक कर देगा तो ये क्या होगा, अपने आप को और ज़्यादा बढ़ाने लगेगा इसकी मदद से, क्योंकि इसको ऑक्सीजन मिल रहा है। तो जिसके कारण क्या होता है, ये जो हमारा मैक्रोफेज है वो फट जाएगा, रप्चर कर जाएगा, और ये जो गोनोरिया है वो ब्लड वेसल में चला जाएगा, और जिसको टर्म को कहते हैं गोनोकोसेमिया। ठीक है, ब्लड वेसल में गोनोकोकल का आ जाना। ठीक है, और इसमें एक विरुलेंट प्रॉपर्टी होता है, इसमें एक और प्रॉपर्टी होता है जिसको कहते हैं लिपो ओलिगोसैकेराइड, जिसको शॉर्ट में लॉस कहा जाता है। ये सेल वॉल एंटीजन है जो क्या करता है, इम्यून रिएक्शन को और ट्रिगर कर देता है, इम्यून रिएक्शन को और बढ़ा देता है, जिसके कारण क्या होता है, सेप्सिस होता है। और सेप्सिस होने के कारण जो हमारा ब्लड वेसल है वो और डायलेट कर जाएगा, जिसके कारण जो हमारा वाइटल ऑर्गन है उसको इनफ ब्लड नहीं मिल पाता है। इसका एक और प्रॉपर्टी है जिसको कहते हैं साइलाइलेशन। अब इस प्रोसेस के थ्रू वो क्या करता है, जो लॉस सेल वाल है वो मेनली रैप करता है साइलिक एसिड के साथ। ठीक है, और ये साइलिक एसिड मेनली पाया जाता है हॉस्ट सेल के अंदर भी। तो इससे के थ्रू वो क्या करता है, जो लॉस एंटीजन है उसको ये हाइड करने में सक्सेसफुल हो पाता है, और इससे क्या होता है, हमारा इम्यून सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। ठीक है, अब देखते हैं इसके सिम्टम के बारे में। अभी सिर्फ मैं व्याख्या कर रही हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करूँगी। एनगोनेरिया एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है। मेल में सबसे पहले ये किसके थ्रू जाएगा, तो यूरेथ्रा के थ्रू जाएगा। ठीक है, तो इसको कहते हैं यूरेथ्राइटिस, यूरेथ्रा में इन्फ्लामेशन। फिर ये पीछे जाके प्रोस्टेट ग्लैंड को भी अफेक्ट करेगा, जिसको हम क्या कहते हैं, प्रोस्टाटाइटिस। फिर एपिडिडमिस को अफेक्ट करेगा तो एपिडिडमाइटिस। ठीक है,
फीमेल में क्या होगा, तो फीमेल में मेनली ये ज़्यादा लोअर ट्रैक को अफेक्ट करता है। वेजिनाइटिस, सर्विटाइटिस, यूरेथ्राइटिस ये सब देखने को मिलता है। रेयर में हम फैलोपियन ट्यूब तक जाते हैं तो पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज देखने को मिलेगा। ठीक है, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज में क्या होगा कि ये एक सिंड्रोम कॉज करता है जिसको हम कहते हैं FITZ हुग कुर्तिस सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, इन्फ्लामेशन हो जाता है पेरिटोनियम का, किसका, तो ग्लीसन कैप्सूल, लीवर के ऊपर जो कवरिंग होता है ना ग्लीसन कैप्सूल, उसमें क्या हो जाएगा, इन्फ्लामेशन हो जाएगा और ये सिंड्रोम मेनली देखने को मिलेगा। ठीक है, अगर ये प्रेग्नेंट वुमेन में हुआ तो ये क्या हो सकता है, ड्यूरिंग वेजाइनल डिलीवरी होगा तो अर्ली नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये मेनली न्यूबॉर्न में 2 से 5 दिन के अंदर देखने को मिलता है। रेयर इन्फेक्शन में क्या होगा, ये हमारे ये जॉइंट में ये स्प्रेड हो जाएगा, कहते हैं ना ये डिसेमिनेटेड गोनोकोकल है। डिसेमिनेटेड मतलब होता है स्प्रेड कर जाना, तो इसमें ये जॉइंट में स्प्रेड कर सकता है जिसके कारण गोनोकोकल अर्थराइटिस होता है जो मेनली मोर कॉमन होता है सेक्सुअली एक्टिव एडोलसेंट में। अगर ये हर्ट में चला गया तो इंडोकार्डाइटिस होगा जो मेनली अफेक्ट करेगा किसको, वल्व को। तो सिम्टम क्या देखने को मिलता है, तो सिम्टम में मैन में क्या सिम्टम देखने को मिलेगा कि वो जब बाथरूम करेगा तो उसको बर्निंग होगा। यूरेथ्रा डिस्चार्ज में क्या आएगा, पस आएगा। ठीक है, वुमेन में क्या देखने को मिलेगा, तो वुमेन में थिक वाइट पुरुलेंट वेजाइनल देखने को मिलेगा और PID रहा तो लोअर एब्डोमिनल पेन और फीवर देखने को मिलेगा। ठीक है, नियोनेटल कंजक्टिवाइटिस में क्या सिम्टम मिलेगा, तो जो आईलिड है वो स्वेल कर जाएगा, आई से डिस्चार्ज होगा म्यूकस पस, और अगर गोनोकोकल अर्थराइटिस हो गई है तो जो जॉइंट है वो पेनफुल स्वेलिंग करेगा। इंडोकार्डाइटिस है तो फीवर, चील, स्वेटिंग और मैलेस देखने को मिलेगा। डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे, तो डायग्नोसिस वेजाइनल या उरेथ्रल के स्वैब को लेंगे। ठीक है, उसमें बायोकेमिकल टेस्टिंग, ग्राम स्टेनिंग करेंगे और मेनली ग्रोइंग किस में करेंगे, स्टार्टिंग में बताए थे कंफर्मेशन के लिए, तो थायल मार्टिन अगल में जो चॉकलेट कलर का था। ठीक है, और कहाँ से करेंगे, तो एक और है NAAT न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्टिंग। इसमें मेनली बैक्टीरिया के जेनेटिक मटेरियल को आइडेंटिफाई किया जाता है। ट्रीटमेंट पे हम क्या करेंगे, 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन देंगे, सेफ्ट्रियाजोन। ये प्रिवेंशन भी है इसका कंडोम यूज करके। ठीक है, अगर क्लैमीडिया ट्रैकोमैटिस का कोई इन्फेक्शन हुआ है तो हम क्या करेंगे, मैंने इसके बाद फिर क्लैमीडिया ट्रैकोमैटिस का इन्फेक्शन हुआ है तो एजिथ्रोमाइसिन और डॉक्सोसाइक्लिन देंगे। गोनोरिया, अगर कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सा है तो आ जाएगा ह्यूमन पेप्लियोमा वायरस। सेकेंड मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो अनट्रीटेड गोनोरिया, नहीं तो फिर क्लैमीडिया आएगा। ठीक है, रिस्क फैक्टर क्या है, तो रिस्क फैक्टर में आ जाएगा सिंगल मार्टियर स्टेटस, एडोलेसेंस में ज़्यादा देखने को मिलता है पुबर्टी के बाद, ड्रग एब्यूज जो करते हैं, प्रोस्टिट्यूट जिनमें एक से ज़्यादा मर्दों के साथ संबंध है, अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, लैक ऑफ प्रीनेटल केयर, ये सब मेनली रिस्क फैक्टर हैं। अगर कोई बोलेगा कि मार्कर क्या होता है क्लैमीडियल इन्फेक्शन का, तो गोनोकोकल इन्फेक्शन के बाद कनकोमिनेंट मतलब उसके तुरंत बाद क्लैमीडियल इन्फेक्शन होने के 40% चांसेस देखे जाते हैं। ये इन्फेक्शन मेनली लोअर जेनिटल ट्रैक्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है जैसे कि सर्विक्स, यूरेथ्रा, पेरीयूरेथ्रल या वेस्टिबुलर ग्लैंड में। रेयर केस में ही एक्यूट सल्फिंजाइटिस मतलब कि वो जो ये फेलोपियन ट्यूब है वहाँ तक जाता है। जो हमारा गोनोकोकल इन्फेक्शन है वो डिसेमिनेटेड है। डिसेमिनेटेड कहने का क्या मतलब है कि ये स्प्रेड करता है, इसका प्रोसेस तो मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, ये जो है ना अगर प्रेग्नेंट वुमेन में हुआ है तो ये किसी भी ट्राइमेस्टर में
हो सकता है। इसका कोई पार्टिकुलर नहीं है कि इस ट्राइमेस्टर में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके कारण क्या हो सकता है? प्री टर्म डिलीवरी, प्री मैच्योरिटी, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, क्रोनियोएमनियोसिस, पोस्टपार्टम इन्फेक्शन मेनली देखने को मिलता है। स्क्रीनिंग कैसे करेंगे? तो जितने भी सेक्सुअली एक्टिव वुमेन हैं जो प्रेग्नेंट हुई है उन सब में इसका स्क्रीनिंग ज़रूरी है। रिस्क फैक्टर मेनली जो वुमेन 25 साल से कम है, जिनको पहले से ही गोनोकोकल इन्फेक्शन हुआ है, प्रोस्टिट्यूट हैं, बहुत सारे सेक्स पार्टनर हैं, ड्रग एब्यूज करते हैं और जो कंडोम यूज नहीं करते हैं या कंडोम यूज करते हैं लेकिन वो इरेगुलर करते हैं, क्योंकि कंडोम के थ्रू हम इस बीमारी को बचा सकते हैं। और लेकिन कंडोम यूज आज किए कल नहीं किए, फिर परसों किए, चौथा रोज किए, पाँचवा रोज नहीं किए, तो इस तरह से यूज करने पे भी हम इसमें ये रिस्क फैक्टर में आ सकता है। ठीक है, तो इन वुमेन में मेनली हम क्लैमिडियल इन्फेक्शन, साइफिलिस इन्फेक्शन या HIV के टेस्ट करना ज़रूरी होता है अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो। अगर क्लैमिडियल टेस्टिंग अनअवेलेबल है तो हम प्रिजम्पटिव थेरेपी करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या क्या करेंगे? आप गोनोरिया पढ़ रहे हैं तो गोनोरिया में देखते हैं। कल्चर हम मेनली करते हैं नाट NAAT न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ये रैपिड टेस्ट होता है गोनोरिया के लिए। ठीक है, अब गोनोरिया का जो ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या है? सेफ्ट्रियाजोन दिया जाता है 250 mg इंट्रामस्कुलरी सिंगल डोज। उसके साथ साथ एजिथ्रोमाइसिन भी दिया जाता है, ये अगर क्लैमिडिया का कोई इन्फेक्शन के चांसेस रहें तो। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ट्रीट क्लैमिडियल को इन्फेक्शन। ठीक है, अगर ऐसे तो 1 ग्राम देंगे, लेकिन अगर मान लीजिए कि टेस्ट में ये श्योर हो गया तो हम एजिथ्रोमाइसिन 2 ग्राम देंगे सिंगल डोज में। गोनोरिया, अगर कोई पूछे कि मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज कौन सा है तो आ जाएगा ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। सेकेंड मोस्ट कॉमन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज तो अनट्रीटेड गोनोरिया, नहीं तो फिर क्लैमिडिया आएगा। ठीक है, रिस्क फैक्टर क्या है? तो रिस्क फैक्टर में आ जाएगा सिंगल मार्ट्रियर स्टेटस, एडोलेसेंस में ज़्यादा देखने को मिलता है पुबर्टी के बाद, ड्रग एब्यूज जो करते हैं, प्रोस्टिट्यूट जिनमें एक से ज़्यादा मर्दों के साथ संबंध है, अदर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, लैक ऑफ प्रीनेटल केयर, ये सब मेनली रिस्क फैक्टर हैं। अगर कोई बोलेगा कि मार्कर क्या होता है क्लैमिडियल इन्फेक्शन का, तो गोनोकोकल इन्फेक्शन के बाद कनकोमिनेंट मतलब उसके तुरंत बाद क्लैमिडियल इन्फेक्शन होने के 40% चांसेस देखे जाते हैं। ये इन्फेक्शन मेनली लोअर जेनिटल ट्रैक्ट में ज़्यादा देखने को मिलता है, जैसे कि सर्विक्स, यूरेथ्रा, पेरीयूरेथ्रल या वेस्टिबुलर ग्लैंड में। रेयर केस में ही एक्यूट सल्फिंजाइटिस मतलब कि वो जो ये फैलोपियन ट्यूब है वहाँ तक जाता है। जो हमारा गोनोकोकल इन्फेक्शन है वो डिसेमिनेटेड है। डिसेमिनेटेड कहने का क्या मतलब है कि ये स्प्रेड करता है। इसका प्रोसेस तो मैंने पहले ही बता दिया है। ठीक है, ये जो है ना अगर प्रेग्नेंट वुमेन में हुआ है तो ये किसी भी ट्राइमेस्टर में हो सकता है। इसका कोई पार्टिकुलर नहीं है कि इस ट्राइमेस्टर में ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके कारण क्या हो सकता है? प्री टर्म डिलीवरी, प्री मैच्योरिटी, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, क्रोनियोएमनियोसिस, पोस्टपार्टम इन्फेक्शन मेनली देखने को मिलता है। स्क्रीनिंग कैसे करेंगे? तो जितने भी सेक्सुअली एक्टिव वुमेन हैं जो प्रेग्नेंट हुई है उन सब में इसका स्क्रीनिंग ज़रूरी है। रिस्क फैक्टर मेनली जो वुमेन 25 साल से कम है, जिनको पहले से ही गोनोकोकल इन्फेक्शन हुआ है, प्रोस्टिट्यूट हैं, बहुत सारे सेक्स पार्टनर हैं, ड्रग एब्यूज करते हैं और जो कंडोम यूज नहीं करते हैं या कंडोम यूज करते हैं लेकिन वो इरेगुलर करते हैं, क्योंकि कंडोम के थ्रू हम इस बीमारी को बचा सकते हैं। और लेकिन कंडोम यूज आज किए कल नहीं किए, फिर परसों किए, चौथा रोज किए, पाँचवा रोज नहीं किए, तो इस तरह से यूज करने पे भी हम इसमें ये रिस्क फैक्टर में आ सकता है। ठीक है, तो इन वुमेन में मेनली हम क्लैमिडियल इन्फेक्शन, साइफिलिस इन्फेक्शन या HIV के टेस्ट
करना ज़रूरी होता है अगर वो प्रेग्नेंट हो गई तो। अगर क्लैमिडियल टेस्टिंग अनअवेलेबल है तो हम प्रिजम्पटिव थेरेपी करते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या क्या करेंगे, आप गोनोरिया पढ़ रहे हैं तो गोनोरिया में देखते हैं। कल्चर हम मेनली करते हैं नाट NAAT न्यूक्लिक एसिड एम्प्लीफिकेशन टेस्ट। ये रैपिड टेस्ट होता है गोनोरिया के लिए। ठीक है, अब गोनोरिया का जो ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर दिया हुआ है क्या है, सेफ्ट्रियाजोन दिया जाता है 250 mg इंट्रामस्कुलरी सिंगल डोज। उसके साथ साथ एजिथ्रोमाइसिन भी दिया जाता है, ये अगर क्लैमिडिया का कोई इन्फेक्शन के चांसेस रहें तो। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, ट्रीट क्लैमिडियल को इन्फेक्शन। ठीक है, अगर अब मान लीजिए किसी वुमेन को सेफेलोस्पोरिन से एलर्जी है तो हम उसमें एजिथ्रोमाइसिन 2 ग्राम देंगे ओरली सिंगल डोज में। ठीक है, ट्रीटमेंट लिमिटेड होता है मैक्रोलीड रेजिस्टेंस के अनुसार। अब आते हैं डिसेमिनेटेड गोनोकोकल इन्फेक्शन जो स्प्रेड करता है, तो इसमें क्या होगा, पेटीसी देखने को मिलेगा, पुस्टल स्किन लेसन देखने को मिलेगा, वो जो पस हो जाता है, पेटीसी क्या हो जाएगा तो रेड पर्पल कलर का लेसन दिखेगा, वो कहीं पे ऐसे नहीं ऐसे घाव जैसा हो जाता है। ठीक है, अल्थ्राल्जिया मतलब कि ये अल्थराइटिस में पेन, सेप्टिक अल्थराइटिस और टेंसोसिनोवाइटिस जो सिनोवियल फ्लूइड होता है उसमें इन्फ्लामेशन देखने को या इन्फेक्शन देखने को मिलता है। तो इसमें हम ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, तो इसमें हम सेफ्ट्रियाजोन देते हैं 1000 mg इंट्रामस्कुलरी या इंट्रावेनस एवरी 24 आवर्स पे। ट्रीटमेंट शुड बी कंटिन्यू फॉर 24 to 48 आवर आफ्टर इम्प्रूवमेंट। एक बार सही हो गया फिर भी 24 से 48 घंटे तक हम ट्रीटमेंट को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, उसके बाद थेरापी क्या किया जाता है, चेंज कर दिया जाता है ओरल में और 1 वीक तक किया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये स्प्रेड होया हुआ है ना, इसलिए कहाँ कहाँ स्प्रेड हुआ हमें पता नहीं चलता, इसलिए पूरी तरह ख़त्म करने के लिए इस तरह से हम करते हैं। अगर मान लीजिए ये दिल में चला गया, एंडोकार्डाइटिस हो गया, तो सेफ्ट्रियाजोन 1000 से 2000 mg IV में दिया जाता है एवरी 12 आवर पे। ठीक है, ये मेनली 4 वीक तक, एटलीस्ट 4 वीक तक ये दिया जाता है। अगर मेनिंजाइटिस हो गया है तो 10 से 14 दिन तक दिया जाता है। अब आते हैं क्लैमिडियल इन्फेक्शन जो अगले वीडियो